नमस्कार करते हैं, वापस आ गया हूँ। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्लास 9 साइंस का 5th चैप्टर। बहुत मजा आने वाला है। आज क्या दिखेंगे, ये सेल होती क्या है, किन चीजों से सेल बनी है, सेल की डिस्कवरी किन से की थी, ये बात करेंगे। उसके बाद देखेंगे हमारे ऑर्गेनिजम्स डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ सेल्स उनके अंदर कितने हैं, यूनी और मल्टी सेलुलर, इन पे बात करने को है। फिर देखेंगे सेल थ्योरी क्या होता है आखिरी में, और लेक्चर को फिर एंड करेंगे। चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। समझते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। सबसे पहले सेल को देखा किसने, ठीक है, तो रॉबर्ट हुक नाम के हमारे एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1665 में सबसे पहले सेल को देखा था। कैसे देखा था, उन्होंने क्या करा, जो हमारे गाछ है ना, जो हमारा ट्री का जो ट्रंक होता है, उस ट्रंक में से छिलके को काटा, ठीक है, हमारा जो ट्रंक होता है ट्री का, उसमें से छोटा पतला सा छिलका काट के निकाला। उस छिलके को, उस स्लाइस को, कॉर्क के स्लाइस को उन्होंने एक माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करा। कौन सा माइक्रोस्कोप, एक बहुत ही प्रिमिटिव सा माइक्रोस्कोप, जिनको उन्होंने खुद ही बना रखा था, लकड़ी से बना हुआ था वो, उन्होंने खुद ही उसको बना रखा था। उस समय तक आपके जो है ना इतने एडवांस माइक्रोस्कोप नहीं थे, जो अभी आप देखते हो आपके कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। उस समय तक ये सब चीजें नहीं थी, उसमें बहुत सिंपल माइक्रोस्कोप जो उन्होंने खुद ही बना रखा था। तो उसमें उन्होंने चीजों को ऑब्जर्व करा। ऑब्जर्व करने के बाद उनको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिला। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूं तो हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर, आपने हनी कोम देखा ना, उसके जो स्ट्रक्चर होते हैं हेक्सागोनल बॉक्सेस बने होते हैं इस तरीके से। इस तरीके से आपके हेक्सागोनल ऐसे है ना, फिर ऐसे आपके, तो बेसिकली हेक्सागोनल बॉक्सेस ऐसे आपके बहुत सारे ऐसे ऐसे अरेंज होते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे बॉक्सेस ऐसे 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 समझ लो, ऐसे ऐसे बहुत सारे थे। उन्होंने देखा और इनको देखने के बाद उन्होंने नाम दिया इसका सेल। अब सेल नाम क्यों दिया समझो, सेल मतलब होता है लिटिल रूम, छोटा सा रूम। आपने देखा होगा जो कैदी हमारे होते हैं ना, उनको जब डाला जाता है, जब पुलिस स्टेशन के अंदर जब डाला जाता है जेल के अंदर, उनको क्या बोलते हैं, जेलर की जाके सेल में डाल दो। कहां डाल दो, सेल में डाल दो, क्योंकि सेल मतलब होता है छोटा सा रूम एक, ठीक है, इसलिए नाम पड़ गया इसका सेल। और जो ये सेल उन्होंने देखा था बार्क के अंदर, ये उनका डेड सेल था। ये क्या था, डेड सेल, लिविंग नहीं था, डेड। बात करेंगे डेड सेल क्या होती है, थोड़ा समझ लो भी। इसके बाद हमारे कुछ सालों बाद, दैट इज 1674 में लीवेनहॉक आए। कौन है, लीवेनहॉक नाम के एक साइंटिस्ट जो कि बायोलॉजिस्ट थे। उन्होंने लिविंग सेल को ऑब्जर्व करा। उन्होंने क्या करा, पॉन्ड, जो तालाब होता है आपका स्टैग्नेंट पॉन्ड, उसमें से क्या करा, थोड़ा सा पानी निकाला और उसको फिर एक थोड़ा एडवांस्ड माइक्रोस्कोप जो होता है, मतलब ऑल्दो उन्होंने जब करा था रॉबर्ट हुक ने, तो उनकी माइक्रोस्कोप उतनी एडवांस नहीं थी, लेकिन समय काफी बीता, काफी साल आगे गए तो थोड़े माइक्रोस्कोप जो एडवांस थोड़े आ गए। तो उसमें उन्होंने ऑब्जर्व करा, तो क्या देखा, उन्होंने भी सेम चीज देखा, सेल ऐसे हेक्सागोनल पैटर्न में बने हुए हैं जैसा उन्होंने देखा था, लेकिन उसके अंदर कुछ चीजें मूव भी करती हुई दिख रही थी। क्या हो रहा था, अंदर में कुछ कुछ चीजें मूव करती हुई दिख रही थी। तो इसको देखने के बाद उन्होंने बोला कि ये लिविंग सेल है। आपको मैं बता दूं, ये सेल जो होता है ना, ये बस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। जैसे कि आपका प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, हम ह्यूमंस हो गए, तो बस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही आपको सेल देखने को मिलता है। तब बोलोगे कि फिर पॉन्ड वाटर में सेल कैसे है, वो तो लिविंग नहीं है। तो पॉन्ड वाटर में हो सकता है कि बहुत सारे आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, छोटे छोटे जीव जंतु तो होंगे उसके अंदर ना, तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे हो सकता है उनको ही मूव करते उन्होंने देख लिया सेल के अंदर, तो इस तरीके से नाम दे दिया उनका लिविंग सेल। अब बेसिकली बात करूं, अगर बेसिक डिफरेंस की बात करूं लिविंग सेल और आपकी डेड सेल में, तो जो डेड सेल होता है उसका जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं होता है। जो लिविंग सेल आपकी होती है उसकी सेल मेम्ब्रेन प्रॉपर्ली डिफाइंड होती है। अभी सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, ये सब चीजें जो है ना आगे बात करने को है लेक्चर्स में फर्दर, अभी थोड़ा सा बता दूं मैं। सेल मेम्ब्रेन जो होता है बेसिकली सेल का आउटर कवरिंग, जो आपका सेल है उसका आउटर कवरिंग को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो लिविंग सेल में प्रॉपर्ली डिफाइंड होता है, लेकिन नॉन लिविंग में जो आपका बेसिकली डेड सेल होता है, डेड सेल की बात करें, उसमें ये अच्छे से डिफाइंड नहीं होता है। और अगर हम बात करें थोड़ी सी और, तो जो हमारा न्यूक्लियस होता है, बेसिकली आप देखोगे सेल के अंदर आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, सेल के अंदर आपको साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा। जो बेसिकली सेल के अंदर एक फ्लूइड होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो ये साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियस ये प्रॉपर्ली होता है आपके लिविंग सेल के अंदर, लेकिन जो डेड सेल होते हैं उनमें इन दोनों में से कोई सा एक एब्सेंट होगा, या तो न्यूक्लियस ना हो या साइटोप्लाज्म ना हो, इन दोनों में से कोई सा एक एब्सेंट होगा, वो होती है आपकी डेड सेल। समझ गए बेसिक डिफरेंस। आगे बढ़ते थोड़ा और देखते हैं। तो सेल की डिस्कवरी तो हो गई, अब थोड़ा कुछ समझते हैं कि हम सेल को कैसे देख सकते हैं। अगर मेरे को अपने घर में सेल को ऑब्जर्व करना हो तो मैं कहां देख सकता हूं उसको, तो आप ये कर सकते हो, आप एक ऑनियन को काटो, ठीक है, एक ऑनियन को काटो और ऑनियन का जो अंदर का सरफेस हो इस तरीके से, आपको यहाँ पे पिक्चर दिख रहा होगा, जो अंदर का आपको पिक्चर दिख रहा है, अंदर में जो सरफेस है कॉनकेव पार्ट बोलते हैं उसको, ऑनियन का कॉनकेव पार्ट। और कॉनकेव पार्ट में से छिलके को निकालना है। कैसे मैं बता रहा हूं, यहाँ देख लो। हाँ, तो आपको इसको बोलते हैं ऑनियन का कनकेव पार्ट, इनर पार्ट। इसमें से एक पतले से छिलके को मान लो काट के निकाल रहे हो। अब कैसे निकाल रहे हो, विद द हेल्प ऑफ फोरसेप्स। यहाँ पे देखो फोरसेप्स की हेल्प से आप निकालते हो। फोरसेप्स क्या होता है, चिमटा समझते हो, चिमटा इस तरीके से पकड़ के खींच के निकालते हैं, उसको चिमटा बोलते हैं, ठीक है। आपको हो सकता है पता ना हो तो अपने किसी सीनियर से आप पूछ सकते हैं, आपको बता देंगे वो चिमटा क्या होता है, ठीक है। ऑल्दो मैं इमेज को यहाँ पे ला नहीं पाया क्योंकि कॉपीराइट का बहुत इशू रहता है इसलिए, लेकिन आप इसको देख लेना समय मिला अगर आपको तो फोर्सेप की हेल्प से हम क्या करते हैं, मेम्ब्रेन को खींच बाहर निकालते हैं। अब वो जो मेम्ब्रेन को निकालते हैं बाहर, उसको एपिडर्मिस बोलते हैं, ठीक है। पतला सा जो छिलका बाहर निकाल लिए उसको बोलते हैं एपिडर्मिस, दैट इज द इनर साइड ऑफ द ऑनियन, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस एपिडर्मिस को तुरंत के तुरंत रख देंगे एक वॉच ग्लास के अंदर, और वॉच ग्लास में पानी डाल देंगे। जैसे इस तरीके का हमारा ग्लास हो, इस तरीके का एक वॉच ग्लास हो, इसमें पानी भर दिया
और पानी रख के इसमें फटाफट से उस सेल को जो काट रखा है उसको इसके अंदर डुबो दिया। अब ऐसा क्यों कर रहा है? अगर सेल को इसमें नहीं डालोगे ना, उस जो आपने स्लाइस को काटा, अगर उसको नहीं डालोगे इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा, फटाफट से वाटर लॉस करना शुरू कर देगा और वो सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ना शुरू कर देगा, फोल्ड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, उसमें से वाटर लॉस होने लगेगा। इन सब चीज से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको पानी के अंदर डाल देते हैं तुरंत के तुरंत, ठीक है ना। तो पानी के अंदर डाल दिया। अब क्या कर रहे हैं, हम एक लेते हैं पतला सा एक ग्लास स्लाइड, एक इस तरीके का ग्लास स्लाइड लो, ग्लास का बना होता है, पतला सा एक स्लाइड होगा ग्लास का, ठीक है। और इसके ऊपर क्या करो, यहाँ पे देखो, पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट, और इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालो, ठीक है ना, पानी के एक आध बूंदे इसके ऊपर डाल दो। और उसके बाद एंड ट्रांसफर अ स्मॉल पीस ऑफ पील ऑन इट, तो जैसे पानी डाल दिया उसके बाद उस पील को इसमें से निकालो उस ग्लास में से और इसके ऊपर डाल दो। अब क्या करना, पील को जो है ना बेसिकली थोड़ा रेक्टेंगुलर शेप में काट कर डालना, क्योंकि अगर जितना छोटा हो ना उतने अच्छे से देखने में मजा आएगा, तो थोड़ा उसको छोटा सा पीस कट करके रेक्टेंगुलर पीस में काट के यहाँ पे डाल देना। अब डालने के बाद क्या करना है, यहाँ पे देखो, द पील शुड बी परफेक्टली फ्लैट, और जो पील डाल रहे हो बिल्कुल भी कहीं से फोल्ड होना नहीं चाहिए, कहीं से मुड़ गया हो, कट गया हो ना, एकदम प्रॉपर्ली आपका फ्लैटेंड होना चाहिए वो। और कैसे कर सकते हो आप यूज कर सकते हो अ थीन कैमल हेयर पेंट ब्रश। तो एक पेंट ब्रश आता है जो कि आप देख रहे हो, आपका उसका नाम क्या क्या दिया गया है, कैमल हेयर पेंट ब्रश। इसका यूज करके, ऑल्दो मैं यहाँ पे इमेज तो नहीं ला पाया, जैसे मैं आपको बता पा रहा हूँ, आप एनसीईआरटी में देख सकते हो इस चीज को, अगर नहीं देख पा रहे हो तो फिर गूगल कर लेना, आप यहाँ से देख लेना आप कैमल हेयर पेंट ब्रश क्या होता है, ठीक है। तो उसके हेल्प से आप बेसिकली इसको ऊपर लगा सकते हो ताकि वो आपके मुड़े ना। उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद नाउ पुट अ ड्रॉप ऑफ सैफ्रनिन। तो सैफ्रनिन क्या होता है, एक रेड कलर का सोल्यूशन होता है, एक रेड कलर का सोल्यूशन सैफ्रनिन बोलते हैं उसको। तो इसके ऊपर क्या करो, सैफ्रनिन को डाल दो, इसके ऊपर सैफ्रनिन डाल दो। डालने के बाद इसको एक कवर स्लिप से, आप देखो यहाँ पे डालने के बाद पुटिंग द सोल्यूशन ऑन द पीस, उसके बाद एक कवर स्लिप से इसको ढक दो। कवर स्लिप क्या होता है, ग्लास का स्लिप होता है, एक पतला सा ग्लास का स्लिप इसके ऊपर, जैसे यहाँ पे इसके ऊपर ऐसे करके रख दो, ठीक है। अब इसको रखने का भी प्रॉपर तरीका है, सही से रखना पड़ता है, ठीक है ना। आप देखोगे बेसिकली अगर आपने सही से नहीं रखा ग्लास स्लिप को तो आपके अंदर में एयर बबल्स रह जाएंगे। देखो आपको ध्यान रखना है कि आप जब ग्लास स्लिप से कवर कर रहे हो अपने उस सैफ्रनिन वाले पिल को, तो याद रखना अंदर में एयर बबल्स ना हो, बिल्कुल भी आपके पानी के बबल्स नहीं होने चाहिए, अंदर में बबल्स होंगे एयर के तो आपको सही से रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। जब ये सब चीजें हो गई आपकी, आपने उसे कवर कर दिया, उसके बाद जब माइक्रोस्कोप में आप देखो, मान लो आपके घर में अगर माइक्रोस्कोप हो, आप कहीं से अगर लेकर आए हो, उसके बाद आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको जो है उस तरीके का, जैसे सेल मैंने बताया हेक्सागोनल हनीकॉम शेप लाइक स्ट्रक्चर आपको भी देखने को मिलेगा। और आप क्या देखोगे, जो आपका ऐसा ऐसा हनीकॉम स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे बना दूं मैं, जो ऐसा ऐसा आप स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा आपको इस तरीके हेक्सागोनल सा, है ना। उसके अंदर आप देखोगे बीच बीच में ऐसा गोल गोल सा आपको कुछ दिखेगा, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस, वो सेल का न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना। और आपको क्यों दिख रहा है प्रॉपर्ली, क्योंकि आपने डाला है सैफ्रनिन, और सैफ्रनिन के डालने से न्यूक्लियस अच्छे से दिखने लगता है सेल के अंदर, ठीक है ना। सैफ्रनिन नहीं डालते तो आपको हो सकता है न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता, ठीक है ना। रॉबर्ट हुक ने जब देखा था सेल को तो उनको न्यूक्लियस सही से नहीं दिख रहा था, ल्यूवेन हॉक को न्यूक्लियस नहीं दिख रहा था, क्यों, क्योंकि उन्होंने सैफ्रनिन नहीं डाला हुआ था। सैफ्रनिन नहीं डालने से आपको न्यूक्लियस नहीं दिखेगा। हाँ, न्यूक्लियस तब दिख सकता है जब बहुत ज्यादा जूम करोगे तब, लेकिन अगर बात करें रॉबर्ट हुक के टाइम तक, तो उस समय तक वो माइक्रोस्कोप उतने एडवांस नहीं थे कि बहुत ज्यादा जूम कर पाए। तो चूंकि ज्यादा जूम नहीं हो पा रहा था माइक्रोस्कोप, इसलिए उस समय तक, रॉबर्ट हुक के टाइम तक, उन्होंने ये न्यूक्लियस वगैरह नहीं देख रखा था, ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, नए नए माइक्रोस्कोप आते गए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह आगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ गए, तो नए नए माइक्रोस्कोप के आने से फिर इससे ये न्यूक्लियस वगैरह लोगों को देखने को मिला, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते, अगला देखते हैं। अब सेल की बात, अब सेल क्या होता है, बेसिकली डिस्कवरी किसने की वो देख लिए। अब थोड़ा बात करते हैं और सेल के ऊपर। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो जिस तरीके से मान लो एक आपको एक जो है दीवार बनानी हो ईंटे की, तब क्या करना पड़ेगा, ईंटे की दीवार बनानी है तो ईंटे तो लाने पड़ेंगे ना, बहुत सारे ब्रिक्स जोड़ जोड़ के मोटार के साथ आप एक ब्रिक बनाओगे। आपको एक बिल्डिंग खड़ी करनी है तो बिल्डिंग खड़ी करने के क्या आपको सरिया चाहिए होगा, है ना, आपको बेसिकली फिर आपको सीमेंट चाहिए होगा, आपको ब्रिक चाहिए होगा, तो उन सब के बिना नहीं बन सकते। तो वो सब क्या बेसिक पार्ट है, बेसिक एलिमेंट्स है बिल्डिंग खड़ा करने के लिए, या मान लो आपकी दीवार बनाने के लिए। उस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, सेल। सेल इज द बेसिक, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ढांचे को स्ट्रक्चर देता है। जैसे मेरा बॉडी स्ट्रक्चर में क्यों है, वो पिघल क्यों नहीं रहा है, मेरा बॉडी का शेप जो है दिन पर दिन चेंज क्यों नहीं हो रहा है, मतलब ऑल्दो थोड़ा मोटा पतला लोग होते हैं वो अलग बात है, लेकिन मेरा प्रॉपर्ली डिफाइंड एक शेप क्यों है, वो इसीलिए क्योंकि मेरे अंदर सेल है और सेल प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाए रखे हैं। देखो होता क्या है, अगर मैं अपने बॉडी की फिगर की बात करूं तो पहले हमारे सबसे अंदर में क्या होगा, स्केलेटन होंगे,
स्केलेटन, स्केलेटन के बाहर क्या होगा, मेरा मसल्स होगा, और मसल्स के बाहर फिर मेरी स्किन की कवरिंग होगी, ठीक है ना। तो मसल्स जो है उनमें भी हमारे सेल्स होते हैं जिनको हम लोग स्मूथ मसल सेल बोलते हैं, ठीक है ना। मसल में भी सेल होते हैं, और मसल से थोड़ा अंदर गए तो मेरा स्केलेटन देखने को मिलेगा, और स्केलेटन बना है बोन से, हड्डियों से, हड्डियों में भी सेल होते हैं आपके, जिनको हम लोग बोन सेल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद और अंदर जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे, है ना। आपको स्टमक देखने को मिलेगा, लिवर, पैनकिया, फिर आपको किडनी, ये सब देखने को मिलेंगे। तो ये सब जो भी ऑर्गन्स जितने भी हैं इन सब भी क्या सेल से बने, इन सब भी सेल से बने। और इन सब के होने से क्या है, देखो मेरा बॉडी को प्रॉपर स्ट्रक्चर मिल रखा है, प्रॉपर मेरे बॉडी को स्ट्रक्चर मिल रखा है, क्योंकि सेल इज द स्ट्रक्चर दे रहा होता है। साथ साथ सेल क्या फंक्शनिंग भी करवाता है, फंक्शनिंग आप देखते हो, आपका आपका जो हार्ट जो बीट कर रहा होता है, हार्ट का धड़कना, या स्टमक प्रॉपर्ली काम कर रहा होता है खाने को पचाने के लिए, है ना। आपका लंग्स काम कर रहा होता है ऑक्सीजन को बाहर भेजने के लिए, ठीक है, इस तरीके से पंप करने के लिए ब्लड को ऑक्सीजन बाहर भेजता है। तो ये सब जो चीजें हो रही है, क्यों हो रही है, सेल के कारण। जो आपका लीवर है उनमें सेल है अपने टाइप का, जो आपका किडनी है उसमें अपने टाइप का सेल है, जो आपका हार्ट है उसमें हार्ट सेल्स है। तो हर एक सेल्स अलग अलग होते हैं, मतलब अलग अलग सेल्स जो है अलग अलग एरिया में अपना अपना स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। उन सेल की हम बात करेंगे कि सेल दिखता कैसे, आप देखोगे ना कि अलग अलग एरिया, जैसे जैसे मसल सेल की बात करें वो थोड़ा अलग दिखता होगा। फिर रेड ब्लड से ब्लड सेल की बात करें, हमारे ब्लड में सेल कैसा होता है वो अलग दिख रहा होगा। फिर बात करें हमारे नर्व सेल की, जो बेसिकली ब्रेन वगैरह में होता है, ब्रेन में स्पाइनल कॉर्ड में जो सेल्स होते हैं हमारे, वो कैसा दिख रहा होता है, वो सब बात करने को अभी चलो देखते हैं फटाफट से। ये देखो नर्व सेल आ गया। ये नर्व सेल कहां होता है, आपका आपके पता है, आपके ब्रेन और आपकी स्पाइनल कॉर्ड, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, यहां पे आपको नर्व सेल देखने को मिलते हैं। नर्व सेल क्या करता है, बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंपल्स को, सिग्नल्स को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भेज रहा होता है। जैसे मान लो मैंने कुछ स्ट्रेंज सा चीज देख लिया, ठीक है, जैसे मान लो मैंने जो है, मैंने क्या करा, एक कुत्ते को मान लो मेरे पीछे आते हुए देख लिया, मैं क्या करूंगा, उसको देख के भागूंगा, हर हड़बड़ाहट में देख के भागूंगा। तो हो क्या रहा, उसको मेरे आंखों ने देखा, और आंखों से क्या है वो सिग्नल, आंखों से जो है, आंखों के रेटिना पे उसका इमेज पड़ा मेरा। आपको पता है कि अगर आप आई का स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें पीछे में रेटिना होता है जिसमें कि इमेज पड़ रहा होता है। तो रेटिना में पड़ने के बाद वो चीज जो है ऑडिटरी नर्व, वो चीज जो है वापस जारी होती है कहां पे, आपके ब्रेन में। ब्रेन में जाने के बाद वो फिर ब्रेन में कहां से गई, वो नर्व सेल से होती हुई गई है, ठीक है ना। आपके जो है आई से, रेटिना से आपके ब्रेन में गई है, किसकी हेल्प से, नर्व सेल से होते हुए वापस आपका क्या है, नर्व सेल जो है, नर्व सेल आपके मसल में सिग्नल भेजेगा। क्या सिग्नल भेजेगा, भागो भागो भागो, रुको मत, ठीक है। इसलिए मैं क्या करूंगा, भागना शुरू कर दूंगा। तो बेसिकली सिग्नल्स जो जा रहे हैं, मैसेजेस जो जा रहे हैं, जो ब्रेन ने कमांड भेजा कि अच्छा आपको रुकना नहीं है, भागो फटाफट, मसल के पास कमांड भेजा। तो बेसिकली ये क्या कर रहा होता है, सिग्नल्स को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भेज रहा होता है, ठीक है ना। तो ये नर्व सेल हो गए। और आपको बता दूं, नर्व सेल ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा सेल होता है, सबसे लॉन्गेस्ट सेल हमारा नर्व सेल ही होता है। और देखो इसके बाद आप फैट सेल देख रहे हो, जो मेरे बॉडी में जो भी फैट, या किसी की बॉडी में जो फैट होता है वो स्टोर्ड होता है फैट सेल के अंदर, वो कुछ ऐसा दिख रहा होता है। और देखो आगे ये आपको दिख रहा है ओवम। आपको पता है ओवम क्या होता है, आपकी जो फीमेल गैमेट होता है, जो आपके महिलाओं के अंदर जो गैमेट होती है फीमेल, उसको ओवम बोलते हैं। और ओवम से क्या करता है, आपको पता है, जो मेल गैमेट होता है स्पर्म, वो जाके फ्यूज करता है ना। जो आपको पता है, जब बेसिकली जब फ्यूज करता है कि आपका न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है, जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं तो उसके कारण क्या है कि न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है। तो ये फीमेल का आप देख रहे हो। उसके बाद यहाँ पे देखो ब्लड सेल की बात करें, चाहे वो रेड ब्लड सेल हो या आपका व्हाइट ब्लड सेल हो या प्लेटलेट्स हो, उनके भी अपने सेल्स होते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे सबका अपना अपना स्ट्रक्चर है। और देखो फिर बात करें हम स्मूथ मसल सेल, जो मेरे मसल्स है, मसल्स वगैरह देख रहे हो, उनमें भी सेल्स होंगे बहुत सारे। तो ये मेरे स्मूथ मसल सेल का स्ट्रक्चर है। तो आप क्या देख रहे हो, हर एक सेल का अपना अपना स्ट्रक्चर है, और हर एक सेल अलग अलग टास्क परफॉर्म करता है, ठीक है। स्मूथ मसल की अपनी कुछ टास्क होगी, रेड ब्लड सेल की अपनी टास्क होगी, ठीक है ना। फिर आपने देखा नर्व सेल की अपनी टास्क होगी। तो हर एक मसल की, हर एक सेल की अपनी अपनी टास्क होती है परफॉर्म करने को, ठीक है। और देखो आगे अब बात करते हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स। अब आप देखोगे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनमें बस एक ही सेल होता है, जिनमें बस सेल नंबर एक ही सेल एक, और लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनमें लाखों करोड़ों सेल्स होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें बस एक ही सेल हो उनको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और जिनमें लाखों करोड़ों सेल होते हैं उनको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। देखो यहाँ पर देखो, दोज ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ ओनली वन सेल आर नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इसका कहने का मतलब उनके बॉडी में जो भी फंक्शनिंग हो रही होगी, जैसे हमारे अंदर क्या, अगर मैं बात करूं मैं खुद की, हम ह्यूमन बींग की बात करें तो हम ह्यूमन बींग है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हमारे अंदर जो भी फंक्शनिंग होनी होती है, जैसे मेरे को एक्सक्रीशन करना है, मेरे को रेस्पिरेशन करना है, मेरे को डाइजेशन करवाना है, बॉडी मेरा डाइजेशन करेगा, फिर मेरा बॉडी जो है रेस्पिरेशन वगैरह करेगा। ये सब चीजें जो है आप देखते हो अलग अलग ऑर्गन्स में होती है। रेस्पिरेशन कराने के लिए अलग ऑर्गन है, एक्सक्रीशन करने के लिए अलग ऑर्गन है, डाइजेशन के लिए अलग ऑर्गन है। तो सारे ऑर्गन्स अलग अलग आपके होते हैं, और अपने अपने ऑर्गन्स के अपने अपने क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जो आप देखते हो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें बस एक ही सेल है, और एक ही सेल के अंदर सारा उनका जो भी बेसिकली, जो उनका बेसिकली बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन,
जो उनके बॉडी के अंदर सारे सारे हो रहे होते हैं वो एक ही सेल के अंदर हो रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे अंदर क्या है, जो केमिकल रिएक्शन होने हैं अलग अलग सेल में, अलग अलग ऑर्गन्स के अलग अलग सेल में वो सब चीजें हो रही होती है और अपना 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 टास्क सभी सेल परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो आप एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पे अमीबा दिया गया। अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि यूनिसेलुलर है, एक ही सेल से बन रखा है। यहाँ देखो स्ट्रक्चर मैंने चिपका रखा है, ये अमीबा का है। अमीबा में आपका एक ही सेल होता है, पूरे एक सेल में उसका जीवन जो है स्टार्टिंग से एंड तक खत्म हो जाता है, ठीक है ना। फिर और एग्जांपल देख सकते हो, बैक्टीरिया दिया हुआ है, पैरामीशियम। तो ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो कि एक ही सेल से बने होते हैं, दे आर नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आप देखोगे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बने होते हैं एक से ज्यादा सेल से। कहने को तो एक से ज्यादा है, इसमें लाखों करोड़ों सेल्स। मैं खुद की भी बात करूं अपनी, हम लोग क्या ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स के अंदर बात करें, एनिमल्स की बात करें, प्लांट्स की बात करें, उनमें लाखों करोड़ों सेल्स मिलके प्रॉपर स्ट्रक्चर दिया हुआ होता है, ठीक है ना। और आप देखो यहाँ पे मैंने क्या रखा है, एक एलिफेंट का पिक्चर आपको दिख रहा होगा पीछे में बैकग्राउंड में। तो एलिफेंट भी क्या एक एनिमल है, और जितने भी एनिमल्स आपके बेसिकली कहने मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आप देख रहे हो, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग हो गए, सारे के सारे कैसे आपके मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इनमें जो है बहुत लाखों करोड़ों सेल्स होते हैं। और चलो आगे बढ़ते अगला देखते हैं। इसके बाद क्या है, रॉबर्ट हुक। अब देखो मैंने बात करी सेल की डिस्कवरी किसने की, वो तो देख लिए कि डेड सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने, और लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी ल्यूवेनहॉक ने, ये बात करी। अब मैंने आपको क्या बताया था कि सेल के अंदर आपका न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है। इसके बारे में बात करने को है लेक्चर में फर्दर में, और आगे देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल बता दूं कि जो आपका न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर, बेसिकली सेल का जो सेंटर पार्ट होता है ना, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस एक स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर। उस न्यूक्लियस को सबसे पहले किसने डिस्कवर करा था, रॉबर्ट ब्राउन ने। कब करा था, 1831 में, याद रखना साल को याद रखना। इसके बाद 1839 में पुरकिंजी नाम के एक साइंटिस्ट आए थे। उन्होंने क्या देखा कि सेल के अंदर कुछ फ्लूइड है, एक पानी की तरह जो फ्लूइड बह रहा है सेल के अंदर, इसको उन्होंने नाम दे दिया प्रोटोप्लाज्म। अब आप बोलोगे ये सब चीजें पहले डिस्कवर क्यों नहीं हुई, आपको मैंने पहले बता रखा है कि रॉबर्ट हुक के टाइम तक या आपके ल्यूवेनहॉक के टाइम तक, उस समय तक माइक्रोस्कोप उतने एडवांस्ड नहीं थे। तो चूंकि उतने एडवांस नहीं थे तो हम चीजों को सही से जूम इन करके नहीं देख पाते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, साल आगे बढ़ते गए, तो क्या हो गया, नए नए टेलीस्कोप हमारे, सॉरी नए नए माइक्रोस्कोप आते गए। उसके कारण क्या है, जूम इन पावर बढ़ गई, तो हम ज्यादा जूम इन कर पाए। ज्यादा जूम इन करने से हमें क्या है, सेल के और अंदर के अच्छे से सारे स्ट्रक्चर्स देखने को मिले, जिससे कि सेल और प्रोटोप्लाज्म सही से डिस्कवर किया गया। किसके द्वारा, न्यूक्लियस डिस्कवर करा रॉबर्ट ब्राउन ने, और प्रोटोप्लाज्म डिस्कवर करा पुरकिंजी ने, ठीक है ना। आगे बढ़ते अगला देखते हैं। इसके बाद क्या, सेल थ्योरी देखने को है। सेल थ्योरी क्या होता है, बेसिकली सेल समझ लिए, सेल क्या होती है। अब सेल के ऊपर कुछ और एक्स्ट्रा बातें करते हैं। देखो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। ये सब बात रखा है कि जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स है या तो वो एक सेल से बने हैं, एक से ज्यादा से बने। जैसे बात करें मैं बैक्टीरिया की, पैरामीशियम की, ये सब कैसे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लेकिन बने हैं एक ही सेल से, दे आर यूनिसेलुलर। लेकिन अगर बात करें हम हमारी ह्यूमन बींग की बात करें, प्लांट्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें, ठीक है ना, ये सब कैसे है, मल्टी सेलुलर। हमारे अंदर लाखों करोड़ों सेल्स होते हैं, ठीक है ना। और देखो, द सेल इज द बेसिक यूनिट, ये तो मैं पहले से पता है, जो सेल होता है इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एक ऑर्गेनिज्म का पूरा स्ट्रक्चर देने में और उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी फंक्शन परफॉर्म होते हैं उन सबको कराने में सेल का बहुत बड़ा रोल है, योगदान है। और देखो तीसरा क्या है, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। आपके जो, आपको पता है आपके बॉडी में नए नए सेल बन रहे होते हैं। जैसे आपको मान लो कहीं पे अगर कट गया हो, आप कहीं पे छिल गया हो, कहीं कट गया हो, तो आप क्या देखते हो, कुछ ही दिनों के अंदर, 3 दिन 4 दिन 5 दिनों के अंदर आपका वो जगह वापस से अपने आप भर जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि आपके सेल्स जो है, वहां के जो सेल हट गए थे उस एरिया से, वापस से आसपास के जो उसके आजू बाजू जो भी सेल्स थे वो डिवाइड करते गए। तो डिवाइड करने से क्या है, एक पहले ऐसे थे, डिवाइड करने से ऐसे हो गए, पहले तो ऐसे थे, डिवाइड करके इसमें से एक और सेल निकल गया। तो प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो पहले से सेल बना हुआ है, उसमें से नए सेल निकल जाते हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं बेसिकली माइटोसिस या मियोसिस। आगे देखने को है कि आप देखो कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से नए सेल का निकलना, इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ सेल। और डिवीजन ऑफ सेल दो तरीके से हो सकते हैं, या तो माइटोसिस हो जाए या मियोसिस हो जाए। ये सब आगे लेक्चर्स में देखने को बात करेंगे। और आप देखो जो सेल थ्योरी थी, ये सब दी किसने, हमने सेल थ्योरी समझ लिया, किसने दी थी वो थोड़ा बात कर लेते हैं। हमारे 2 साइंटिस्ट थे सबसे पहले, कौन से, श्लेडेन और स्वान। साइंटिस्ट का नाम याद कर लेना, श्लेडेन और स्वान। तो इन्होंने जो है, इन्होंने सबसे पहला जो हमने 2 सेल थ्योरी देखा, कौन सा, कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज मेड अप ऑफ वन और मोर देन वन सेल, ये उन्होंने बात किया। और क्या बात किया, देखो, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये दोनों सेल थ्योरी जो थी हमारे स्लेडन और शॉन ने दी थी। और उसके बाद हमने तीसरा देखा था, कौन सा, दैट द न्यू सेल हमारे जो बनते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से निकल रहे होते हैं। ये बात किसने की थी, हमारे विर्चाओ ने। तो विर्चाओ नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1855 में ये बातें करी थी। और इन तीनों का स्टेटमेंट लेने के बाद हमारा सेल थ्योरी बना था। ठीक है, लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, हमारा खत्म हो गया। इसके बाद बायोलॉजी का जो हमारा ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ से इसका सेकंड पार्ट आने वाला है। तो आप लोग एंजॉय करो, देखते रहो हमारे लेक्चर को। हमारे साथ बने रहने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।